हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने क्लास 9th आईसीएसई फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है, दैट इज मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन, उसको स्टार्ट किया हुआ है। एंड इसके रिलेटेड ऑलरेडी 2 लेसन्स मैं अपलोड कर चुका हूं। आज के लेक्चर के अंदर मैं जो पहला पार्ट है उसका बाकी का जितना भी टॉपिक्स है उसको डिस्कस कर लूंगा एंड आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। इसके बाद मैं क्या करने वाला हूं कि सेलिना पब्लिकेशन का जो फर्स्ट ए है, जो मतलब पहले पार्ट का जो एक्सरसाइज है, उसकी जो वीडियो है मैं अपलोड करूंगा। लेकिन अगर आप वो वीडियो को एक्सेस करना चाहते हो, अगर आप वो चलाना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो आपको मेरी एक छोटी सी मेंबरशिप है वो लेनी पड़ेगी एंड तभी जाके आप वो वीडियोस देख सकते हो। अदरवाइज जो थ्योरीज हैं वो आराम से आपको बिना मेंबरशिप के भी आप देख पाएंगे। लेकिन स्टिल अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर, हमने फ्री में ही अगर आपने मेरे वो वीडियो मतलब जो क्वेश्चन आंसर्स है या न्यूमेरिकल्स देखना है, तो मैंने जो पुरानी एडिशंस की जितनी भी वीडियोस है वो अपलोड की हुई है, उनकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है एंड उसके अंदर आपको बस क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा, लेकिन आपको वहां पर मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कि नहीं मिलेगा आपको, बट स्टिल अगर आप सब कुछ अपने बुक के हिसाब से सीक्वेंस मैनर में सब कुछ करना चाहते हैं तो एक छोटी सी मेंबरशिप है, अगर आप वो ले लेते हैं तो आप मेरे सारी वीडियोस को सीक्वेंस मैनर में कर सकेंगे। ठीक है, तो उसका लिंक है जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहां पे जाएं एंड बिकम अ मेंबर ऑफ राना फैमिली एंड आई थिंक आपको अच्छा ही लगेगा, फ्रूटफुल लगेगा इस मेंबरशिप को लेके। ठीक है, तो चलिए, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने इसका जो बाकी पार्ट है वो जल्दी से डिस्कस करना है, तो टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लास्ट क्लास के अंदर हमने यूनिट ऑफ लेंथ डिस्कस किया था, तो आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे यूनिट्स ऑफ मास को लेकर। ठीक है, बहुत सिंपल है, ज्यादा मैं इसमें मतलब ज्यादा लेक्चर नहीं दूंगा, टू द पॉइंट और क्रिस्प बात करूंगा ताकि आपको वो समझ में आए जो हमें एग्जैक्टली चाहिए हमारे एग्जाम के लिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे एसआई यूनिट की। तो जो इसका एसआई यूनिट है वो हमारा होता है किलोग्राम। आप एक काम जरूर कर लीजिए, फटाफट नोटबुक लीजिए, पेन लीजिए और साथ साथ इसको नोट करते जाएं, क्योंकि जितना आप लिखकर प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आपको ये समझ में आएगा। तो साथ साथ नोट करते जाइए सब इंपॉर्टेंट चीजों को। तो हमारा जो ऐसा यूनिट है वो क्या होता है, किलोग्राम होता है। इसके बाद हमारे पास आते हैं सब यूनिट्स ऑफ किलोग्राम। ठीक है, जो सब यूनिट्स हैं किलोग्राम में, उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है ग्राम। ठीक है, और आप जानते हैं कि जो 1 ग्राम है आपका, वो 1/1000 ऑफ अ किलोग्राम होता है, मतलब 10 की पावर -3 kg के बराबर होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है बच्चे मिलीग्राम, और हम मिलीग्राम को mg के तौर पे लिखते हैं। ठीक है, अगर मैं ग्राम की टर्म में बताऊं तो ये 1/1000 ऑफ अ ग्राम होता है, लेकिन अगर मैं किलोग्राम के हिसाब से बताऊं तो 1/1000 के साथ एक और 1000 मैं नीचे डिनोमिनेटर में लिखूंगा, तब जाके वो केजी बनेगा। ध्यान से देखिए, नीचे कितने जीरोस हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, इसलिए इसको मैं 10 की पावर 6 लिख सकता हूं। इसका मतलब है जो 10 हैं वो 6 बार मल्टीप्लाई किए गए हैं, और जब किसी भी डिनोमिनेटर को आप न्यूमरेटर में लेके जाते हो तो उसकी पावर में माइनस आ जाता है। तो फाइनली हमारा 1 मिलीग्राम जो है वो 10 की पावर -6 किलोग्राम के बराबर है। क्लियर? आई होप आपने ये सब अच्छे से नोट कर लिया होगा। चलिए, अब हम बात करेंगे बेटा मल्टीपल यूनिट्स ऑफ किलोग्राम, मतलब उसके हायर यूनिट्स। हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर ना हम ज्यादातर सिर्फ 2 ही यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं, या तो हम बात करते हैं क्विंटल की। ठीक है, और जब हम 1 क्विंटल की बात यहां पे करेंगे तो इसको पहली बात ऐसा कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, तो आपने पूरा ही लिखना है। तो 1 क्विंटल जो है वो हमारा 100 kg के बराबर होता है, तो पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए। और उसके बाद बच्चे नेक्स्ट हमारे पास आता है टन। ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लेता हूं, मोर प्रिसाइजली अगर मैं लिख देता हूं इसको वैसे तो मैट्रिक टन कहते हैं, मैं इसको प्रिसाइजली ही लिख देता हूं। यहां पे हम बोलते हैं इसको मैट्रिक टन। ठीक है, एंड 1 जो मैट्रिक टन हमारे पास होता है
बिल्कुल, वो एक्चुअली में हमारे 10 क्विंटल के बराबर होता है, मतलब 1000 केजी के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जो आपने अच्छी तरह से यहां पे करने हैं। ठीक, अब उसके बाद जो हमारे यूनिट्स आते हैं, ये सब यूनिट्स हैं, आपको कन्वर्जन आनी चाहिए। आपको ज्यादातर जो स्कूल में अगर कोई पूछा जाएगा तो कन्वर्जन ही पूछी जाएंगी, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर किसी एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है तो आप उसको कैसे कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे नॉन मैट्रिक यूनिट ऑफ मास। यूनिट ऑफ मास, अब हम इसको स्टडी करने वाले हैं। देखिए, जब कभी भी हम एटॉमिक लेवल की बात करते हैं, मतलब अगर हम बात करते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की या मास ऑफ प्रोटॉन की, ठीक है, तो ये बहुत ही हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, तो इसलिए जो इनका मास होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है। तो इनके मास केजी में लेना थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट हो जाता है हमारे लिए। तो जो पर्टिकुलर यूनिट यूज किया जाता है ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स के मास को कैलकुलेट करने के लिए, वो होता है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, शॉर्ट फॉर्म में इसको AMU कहा जाता है। अब सवाल यह है कि सर AMU होता क्या है और वो कितने केजी के बराबर है। मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, आई होप आपको समझ में आएगा। एवोगैड्रोस लॉ के हिसाब से, एवोगैड्रोस ऑफ कोर्स एक पर्सन का नाम है, उन्होंने हमें एक ऐसा लॉ दिया जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास यहां पे कार्बन है, ठीक है, कार्बन का जो मास नंबर होता है ना वो 12 होता है, जिसको हम एटॉमिक नंबर भी कहते हैं, और जो चार्ज नंबर होता है नहीं, ऊपर वाला मास नंबर होता है, नीचे वाला एटॉमिक नंबर होता है, तो नीचे वाला एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है यहां पर। तो उन्होंने ये कहा कि अगर मान लो मेरे पास एक कार्बन है, उस कार्बन का मैं 12 ग्राम मास ले लेता हूं, तो मतलब क्या है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन जो है वो मैं ले लेता हूं, तो उसके अंदर एक फिक्स्ड नंबर ऑफ एटम्स पाए जाएंगे, और वो नंबर है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स, किसके, कार्बन के। ठीक है, पहले तो ये समझो एवोगैड्रो ने क्या कहा था, एक स्टैंडर्ड वैल्यू दी थी। एक्चुअली ये जो 12 ग्राम मैंने यहाँ पे लिखा है इसको ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं, बट मैं एक्चुअली ना ज्यादा उस चीज मतलब केमिस्ट्री की डिटेलिंग में नहीं जाना चाहता। मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास एक कार्बन है, अब कार्बन के केस में इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है और मास नंबर जो है वो मेरे पास 12 है, तो जितना मास नंबर होता है ना उतना ग्राम अगर आप कार्बन का ले लेते हो तो उसमें फिक्स नंबर ऑफ आपके एटम्स ही पाए जाएंगे, जो कि है 6 इसको एवोगैड्रो नंबर कहा जाता है, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो मतलब 12 ग्राम के अंदर अगर इतने एटम्स हैं, तो मतलब अगर मैं एक एटम का मास निकालना चाहता हूं, 1 एटम ऑफ कार्बन का अगर मैं मास निकालना चाहता हूं, तो मुझे 12 ग्राम को डिवाइड करना पड़ेगा 6.023 इंटू 10 की पावर 23 के साथ। और इस एक एटम में, अब ये क्या है, ये एक एटम है कार्बन का, अगर मैं इस एक एटम के कार्बन को 12 से डिवाइड कर दूं, मतलब 1/12 ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, एटम ऑफ कार्बन, इसी को ही 1 AMU कहा जाता है, जिसको कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। मतलब 1/12 इंटू जो भी मैंने ऊपर किया है 1/12 डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10 की पावर 23, है ना, ये जितनी बात मैंने आपको यहां दिखाई है, तो यहां से 12 से 12 आपका कट जाता है। ठीक है, ये वाला जो फैक्टर है ये न्यूमरेटर में जाएगा, आप इसको सॉल्व करेंगे ऑफ कोर्स, तो फाइनल जो आपका आंसर आता है वो है आपके पास 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27, लेकिन केजी में। देखो ये ग्राम है, आप डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपका केजी में बन जाएगा। एंड बस यही मेन चीज है जो मुझे आपको बतानी थी। तो मतलब है कि 1 AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट एक्चुअलिटी में इतने केजी के बराबर होता है।
आई होप आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। वेरी गुड। एंड अगर हम जो बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं, अगर उन प्लैनेट्स का मास अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, मास ऑफ प्लैनेट, ठीक है, अगर हम मान लीजिए किसी प्लैनेट का यहां पे मास निकालना चाहते हैं तो उस कंडीशन में हम सोलर मास का इस्तेमाल करते हैं। अब सोलर मास क्या है? एक्चुअली में सोलर मास का मतलब होता है मास ऑफ सन, मास ऑफ सन, और ये 2 इंटू 10 टू द पावर 30 केजी के बराबर होता है। ठीक है, तो याद रखें, अगर आपने किसी भी प्लेनेट का मास, अगर आपने मतलब हेवली बॉडीज का अगर आपने यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो सोलर मास है। और अगर सोलर मास का मतलब होता है द मास ऑफ सन, और वन सोलर मास जो है वो एक्चुअली में 2 इंटू 10 की पावर 30 केजी के बराबर होता है। ठीक है, तो इसके साथ आपके जो यूनिट ऑफ मास है वो यहीं पे कवर हो जाता है। आई थिंक बड़ा सिंपल है यार, आराम से कर सकते हो। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूं यूनिट ऑफ टाइम की तरफ। ऑलराइट, चलिए अब हमने बात करनी है यूनिट्स ऑफ टाइम की। और क्या, जल्दी से खत्म करें यार इन सबको। ठीक है, तो जो ऐसा यूनिट यूज किया जाता है इसके लिए, अब नोट करते जाना, ऐसा यूनिट ऑफ टाइम जो होता है वो आपका सेकंड होता है, और हम इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, पहली बात तो। ठीक है, उसके बाद पहली बात बताया तो कि 1 सेकंड एक्चुअली में होता कितना है, तो जो 1 सेकंड है ना वो एक्चुअली में 1/8 आई थिंक 86400 इंटू 1 मीन सोलर डे को कहा जाता है। 1 मीन सोलर डे, बिल्कुल सही है, 1 मीन सोलर डे को कहा जाता है। और 1 मीन सोलर डे का मतलब क्या होता है, कितना टाइम लगता है एक हमारे अर्थ को एक पूरा रोटेशन लेने के लिए। आपको पता है टोटल 24 घंटे लगते हैं हमारे पास, है ना। 24 घंटे में हमारा जो अर्थ है वो पूरा एक कंप्लीट रोटेशन ले लेता है अपनी एक्सिस के अंदर। तो उस 24 घंटे को, 24 आवर्स को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें, एक आवर में कितने हमारे पास मिनट होते हैं, हमारे पास हो जाएंगे 60 मिनट्स होते हैं, उसमें 60 सेकंड्स होते हैं। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 86400 सेकंड्स ही आपको मिल जाते हैं। तो 1 सेकंड का मतलब होता है आपके पास 1/86400 ऑफ 1 मीन सोलर डे, एंड 1 मीन सोलर डे का मतलब होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है जी, तो यहां तक हमारे पास समझ में आ गया। इसके बाद जो हम यूज करते हैं उसके स्मॉलर यूनिट्स हैं, हाँ ये कन्वर्जन काफी काम आती है। तो अब हम स्मॉलर यूनिट्स ऑफ टाइम के बाद चलेंगे। ठीक है, अब इसमें हम कौन कौन से स्मॉलर यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सबसे 1 नंबर पे हमारे पास जो आता है वो आता है मिली सेकेंड। पहले तो मिली सेकेंड, सो 1 मिली सेकेंड, देखो मिली का मतलब ही होता है बेटा 10 की पावर -3, मतलब 1/1000 ऑफ अ सेकेंड होता है, जिसको मैं 10 की पावर -3 सेकेंड लिख सकता हूं। साथ साथ नोट करते जाओ प्लीज। नंबर 2, क्योंकि जो चीज समझाने वाली होगी वो हम बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा, और जो चीज हम फटाफट कर सकते हैं उसको जल्दी से खत्म करते हैं। फिर आता है बेटा 1 माइक्रो, इसको माइक्रो अकेला भी बोला जाता है या माइक्रोन, सॉरी 1 माइक्रोन कहा जाता है, या माइक्रो सेकेंड भी हम कहते हैं। ठीक है, सो
अगर मैं 1 माइक्रो सेकंड की बात करता हूं, पहले तो सिंबल की बात कर लेते हैं बेटा। 1 ये सिंबल है, इसको म्यू कहा जाता है। क्या कहते हैं? म्यू, MEW। सो 1 म्यू सेकेंड्स मतलब 1 माइक्रो सेकेंड्स जो होता है वो एक्चुअली में हमारे पास 1/10⁻⁶ ऑफ अ सेकेंड होता है, मतलब 10⁻⁻6 सेकेंड हमारा होता है, राइट। तो अभी चलो मैं वो भी बता देता हूं, लेकिन उससे पहले एक बात और खत्म कर लेता हूं, ठीक है। तो मैंने 1 माइक्रो सेकेंड, हाँ इसके बाद आता है 1 नैनो सेकेंड। सो 1 नैनो सेकेंड मतलब 1 NS, तो 1/10⁹ नैनो मतलब 9 ही होता है आपका सेकेंड, तो ये 10⁻⁻9 सेकेंड हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। डन। इसके अलावा एक और होता है बेटा जिसको वन वन शेक कहा जाता है, या हाँ 1 शेक का है, शाक, जो भी आपको ठीक लगे आप इस तरह से बोल सकते हो। 1 शेक होता है आपके पास, तो वो 10⁻⁸ सेकेंड को कहा जाता है आपका, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या है, स्मॉलर यूनिट्स है टाइम के। इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज बस यही आती है कि जैसे कि अगर आपको मतलब मैं ये पूछ लूं कि 1 माइक्रो सेकेंड में कितने आपके पास मिली सेकेंड्स होते हैं, सपोज मिली सेकेंड्स होते हैं, राइट। अगर मैं आपसे मान लो ऐसे पूछ लेता हूं, तो ऐसे क्वेश्चनों के सवाल आपने किस तरीके से देने हैं, चलिए मैं आपको बता ही देता हूं, एक करके दिखा देता हूं। आई थिंक आपको बाकी क्लैरिटी हो जाएगी। बाकी मैंने इसके एक्सरसाइज फिर से सॉल्व तो करनी ही है, और अगर आपने पहले देखनी है तो मैं ऑलरेडी इसकी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तो आप वहां देख सकते हो। बट नए एडिशन के हिसाब से अगर आप देखना चाहते हो तो बहुत ही जल्दी मैं इसकी वीडियो जो है वो अपलोड कर दूंगा। सो देखिए 1 माइक्रो सेकेंड को मिली सेकेंड में मुझे कन्वर्ट करना है, तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 1 माइक्रो सेकेंड को मैं लिख सकता हूं 10⁻⁻6 सेकेंड्स, ठीक है, ये तो हमें पता ही है। उसके बाद आता है 1 मिली सेकेंड, तो 1 मिली सेकेंड को का मतलब होता है 10⁻⁻3 सेकेंड। चलो ये भी ठीक हो गया। अगर हमें इन दोनों में रिलेशन देखना है तो सिंपली क्या करो, इन दोनों को डिवाइड कर दो। ये डिवाइड करने से ये जो सेकेंड यूनिट है ये आपका कट जाएगा, और 1 माइक्रो सेकेंड डिवाइड बाय 1 मिली सेकेंड आपके पास आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 10⁻⁻6। अगर आपको याद हो मैंने कहा था कि जो भी हमारा डिनोमिनेटर होता है जैसे ये न्यूमरेटर में जाएगा तो इसकी पावर में माइनस आ जाता है, मतलब 10 की पावर में -3 हो जाएगा आपके पास ये। तो 10⁻⁻6 इंटू 10⁻+3 हो गया। बेस सेम है तो पावर आपकी ऐड हो जाती है, तो -6 + 3, तो ये आ गया 10⁻⁻3। बस इसी वजह से 1 माइक्रो सेकेंड को हम देखो ये मिली सेकेंड उधर ले जाऊंगा ना राइट साइड पे, तो 10⁻⁻3 मिली सेकेंड के बराबर होता है। और इस तरीके से हम अपने इन दो के बीच का जो रिलेशन है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, बट अगेन आपको ये सब आना चाहिए। हाँ अगर आपके मन में आता है सर ये जो अलग अलग डेफिनेशन दी जाती हैं जैसे 1 सेकंड टाइम इंटरवल ऑफ 9192, ये अभी करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये ऐसे डेफिनेशन आपको नहीं पूछे जाते। ज्यादातर जो आपसे पूछा जाता है वो है कन्वर्जन्स। आपको डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स पूछेंगे, उनके बीच में रिलेशन पूछेंगे, या एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है उसके बारे में पूछा जाएगा आपसे, ठीक है ना। तो इसलिए ये वाला टॉपिक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है वो इस परस्पेक्टिव से। हाँ इसके जो बिगर यूनिट्स है ना वो पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं उनको थोड़ा सा डिटेल में आपके साथ मैं जरूर डिस्कस करूंगा। जैसे कि अब इनके बिगर यूनिट्स के बारे में बात करते हैं, बिगर यूनिट्स के बारे में बात करते हैं, टाइम के बिगर यूनिट्स के बारे में। सबसे पहला यूनिट जो हमने करना है वो है हमारा मिनट, ठीक है। अब बच्चे 1 मिनट जो है वो हमारा 60 सेकंड के बराबर होता है। बोलो सर ये तो पता ही है, बहुत अच्छी बात है बेटा, पता तो बहुत बढ़िया है। अगर मैं 1 आवर की बात करूं तो 1 आवर जो है वो हमारा 60 मिनट के बराबर होता है। तो मतलब अगर मैं 60 मिनट, अगर 1 मिनट में 60 सेकंड्स है तो उसको मैं 60 सेकंड से रिप्लेस कर सकता हूं, तो 3600 सेकंड्स जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें डे की, सो ठीक है। सो बेटा एक डे कब होता है, हमारे पास ये अर्थ है, ये है इसकी एक्सिस ऑफ, वैसे तो मैंने इसको अगर मैं प्रॉपरली शो करूं तो बेटा आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन थोड़ी सी इंक्लाइंड होती है, जैसे ये है, तो ये अपने ही एक्सिस में ना घूमता है। जब एक हमारा जो अर्थ है कितना टाइम लेता है अपनी एक रोटेशन को कंप्लीट करने में, उसी को 1 डे कहा गया। अब एक डे के अंदर हमारे पास 24 घंटे होते हैं,
और एक घंटे के अंदर 3600 सेकंड्स होते हैं। ठीक है ना, बातों को समझ लो हम जो कर रहे हैं यहां पे। तो जब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आंसर आएगा 86400 सेकंड, जिसके बारे में जस्ट मैंने अभी पहले आपको बताया था। तो काइंडली इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। हाँ, अब ये टॉपिक थोड़ा सा समझने वाला है जिसको कहते हैं लूनर मंथ। लूनर मंथ, ठीक है जी, राइट। देखिए हमारे पास ना एक्चुअली में दो तरह के कैलेंडर्स हैं। एक है वेस्टर्न कैलेंडर, वेस्टर्न कैलेंडर है, ठीक है। एक हमारे पास है हिंदू कैलेंडर, ठीक है। हमारे पास मुस्लिम कैलेंडर भी है। आई थिंक हिंदू जो कैलेंडर होता है उसको विक्रम, मैं प्रॉपर लिख देता हूं यहां पे। वैसे ये नहीं पूछा जाएगा क्या बोला जाता है, बट मेरा काम है बताना, इसलिए बता देता हूं। एंड शाक, ये विक्रम एंड शाक है। आई थिंक मेरी प्रोनाउंसिएशन में शायद गलती हो सकती है, बट ये इसके सही स्पेलिंग्स है। इस कैलेंडर को विक्रम एंड शाक भी बोला जाता है। एंड जो मुस्लिम कैलेंडर है उसको हिजरी, ठीक है, ये बोला जाता है। अगर बाई चांस प्रोनाउंसिएशन में गलती हो रही तो प्लीज मुझे माफ करें। बाकी जो प्रॉपरली है मैंने आपके सामने लिख दिया कि हमारे पास दो तरह के कैलेंडर्स होते हैं। एक हमारे पास वेस्टर्न कैलेंडर है, और एक हमारे पास हिंदू या मुस्लिम कैलेंडर होता है। इन दोनों में फर्क क्या है, फर्क समझना प्लीज। वेस्टर्न कैलेंडर जो बनाया गया है वो इस हिसाब से बनाया गया है कि अर्थ जो है जब वो अपनी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है तो वो कितने दिनों में कंप्लीट करता है, ठीक है। आपको पता है कि जो हमारा सन है वो एक पॉइंट पर रुका हुआ है, एंड उसके अराउंड जो है वो हमारा अर्थ जो है वो रोटेट करता है, और जो अर्थ है वो जिस ऑर्बिट पे घूमता है वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, ठीक है। और उस एलिप्स के एक पॉइंट पर हमारा सन होता है। तो जब एक अर्थ घूमकर दोबारा उसी पॉइंट पे आएगी तो उस चीज को हमारा इस जो वेस्टर्न कैलेंडर है उसमें नोट किया गया है। अब जब हमने उसको नोट किया तो अब आप क्या देखेंगे कि कुल मिलाकर ना बेटा जितने टाइम के बाद वो घूम के जो दोबारा आता है उसकी जो वैल्यू है वो है 365.2422 डेज। मतलब हम कहते हैं ना 365 डेज के अंदर आता, तो ऐसा एक्चुअली में नहीं होता। 365.2422 डेज उसको लगते हैं हमारे अर्थ को दोबारा अपने उसी पोजीशन पे आने में जहां से उसने शुरुआत करी थी। तो ये जो एक्स्ट्रा 0.2422 है इसका क्या होगा, इसके बारे में भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये जो हिंदू एंड मुस्लिम कैलेंडर्स हमारे बनाए गए हैं ये एक्चुअली बनाए गए हैं डिफरेंट फेसेस ऑफ मून को देखकर। मैं इसको ना प्रॉपरली वे में लिखना चाहूंगा, डिफरेंट फेजेस ऑफ मून को देखकर ये जो कैलेंडर है ये हमारा बनाया गया है। देखिए अगर आप वेस्टर्न कैलेंडर की बात करेंगे तो इसके अंदर आपने देखा होगा कि हमारे पास कुछ जो मंथ है वो 30 डेज के होते हैं, कुछ जो मंथ है वो हमारे 31 डेज के होते हैं, और एक हमारे पास फरवरी है जो 28 डेज का होता है, वो भी एक जब लीप ईयर आता है तो 29 डेज का हो जाता है। लेकिन हिंदू कैलेंडर के अंदर क्या होता है कि हमारा जो मून है, अब मून के डिफरेंट फेजेस का मतलब क्या होता है, जैसे कि मून जब जैसे मतलब पूर्णिमा मतलब जब हमें कंप्लीट फुल मून दिखाई देता है, फिर उसके बाद क्या होता है दिन ब दिन जैसे बीतता रहता है वैसे वैसे जो मून है इसके हमें डिफरेंट आकार मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। आपको पता होगा कि अमावस्या भी एक दिन होती है जिसके अंदर हमें मून दिखाई भी नहीं देता, ठीक है। तो मून के डिफरेंट फेजेस को नोट किया गया और ये देखा गया कि कितने दिनों बाद वो फेज दोबारा रिपीट होता है, और वो होता है 29.5 डेज के अंदर। इसलिए खास तौर पे जो हिंदू जो कैलेंडर्स होते हैं उनके अंदर जो डेट्स होती हैं और जो हमारे वेस्टर्न कैलेंडर के जो डेट्स हैं वो कभी कभी मिसमैच कर जाते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि इनके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो एंटायरली डिफरेंट है। तो वेस्टर्न कैलेंडर बनाया गया था अर्थ के रेवोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए, और जो हिंदू एंड मुस्लिम कैलेंडर्स जो बनाए गए थे जो मून के डिफरेंट फेजेस हैं उनको ध्यान में रखते हुए बनाए गए थे। और इसी वजह से जो एक बात मैं आपको बता देता हूं, एक वर्ड है जिसको कहते हैं लूनर साइकिल।
इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं। जैसे मैंने वो कहा ना कि मान लीजिए कि मैंने शुरुआत करी तब जब मेरा जो मून है वो मुझे कंप्लीटली दिखाई दे रहा है, फिर मैंने नोट करना शुरू किया कि कब जाकर ये दोबारा मुझे फिर से फुल मून दिखाई देगा, तो उस एक कंप्लीट साइकिल को लूनर साइकिल के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो जब जब मतलब एक फेज बार बार रिपीट हुआ तो उसको लूनर साइकिल के नाम से जानते हैं, और जितने दिनों के बाद वो रिपीट होता है वो 29.5 डेज के हिसाब से हम इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, काइंडली बच्चे इसको नोट कर लीजिए। तो हाँ, अगर आपके मन में ये सवाल आता है कि सर ठीक है, हम समझ गए कि ये हमारे डिफरेंट नंबर ऑफ डेज है, ये डिफरेंट नंबर ऑफ डेज हमें बताता है, तो ऑन एन एवरेज कितने दिनों का फर्क है दोनों के बीच में, तो मैं आपको बताया तो बेटा कि ये जो लूनर कैंडल होता है, कैलेंडर होता है, इसको लूनर कैलेंडर भी कहते हैं। ठीक है, मून होता है ना इसलिए ये लगभग 10 दिन का गैप होता है बेटा, इसका 10 दिन का गैप, बोला 10 दिन कम दिखाता है वेस्टर्न कैलेंडर से, तो इनमें 10 दिन का गैप होता है लगभग। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली कहूंगा मैं, वो गैप हमें दिखाई देता है। डन जी, आगे बढ़े। ओके, उसके बाद हमारे पास बेटा जो टर्म आती है उसको हम मंथ कहते हैं। यार मंथ आपको पता ही है, हमने ऑलरेडी पता, जनवरी फरवरी मार्च ये सब पता ही है। बस मेन बात ये है कि कुछ मंथ जो होते हैं वो हमारे 30 डेज के हैं। ठीक है, कुछ जो है वो हमारे 31 डेज के हैं। अब हमें बचपन में पहले से सिखाया जाता है ना कि जनवरी फरवरी कैसे देखना होता है, तो हम कहते हैं जनवरी फरवरी मार्च। तो जो ऊपर वाला पॉइंट होता है वो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है, 31 डेज को। जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो हमेशा 30 डेज को रिप्रेजेंट करता है। फरवरी जो है उसमें 28 या 29 डेज हैं, क्यों है उसके बारे में बात करूंगा मैं अभी। लेकिन इन जनरल में आपको बता रहा हूँ कि हमें छोटे होते ये बात सिखाई जाती थी कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, फिर ऊपर वाला ही फिर से अगस्त। आप देखिए जुलाई और अगस्त दोनों में 31 डेज आपके होते हैं। ठीक है, उसके बाद सोन आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये हम बचपन में सिखाई हुई बातें हैं, सिंपल चीजें होती है बट इससे अच्छी तरह समझ में और याद हमें आ जाता था। ठीक है, ओके डन। अब हम बात जो करेंगे, थोड़ा सा जो मैं आपको टाइम लूंगा वो है लीप ईयर के लिए। ठीक है, अब लीप ईयर क्या चीज होती है, देखिए यार सिंपल सी बात है, वो ईयर जो 4 से डिवाइड हो जाता है उसको लीप ईयर कहते हैं, और उस लीप ईयर के अंदर हमारे फरवरी में, ठीक है ना, फरवरी के अंदर 29 डेज लिए जाते हैं। अब सवाल आता है कि सर ये 29 डेज काहे को लिए जाते हैं, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। देखिए यार, एक ईयर कंप्लीट होने में 365.2 क्या था, 2422 डेज लगते हैं, राइट, ये हमने पढ़ा था। लेकिन हम क्या कहते हैं कि एक साल में कितने दिन है, सिर्फ 365 डेज हैं। अब ये जो बाकी बचे हुए जो डेसिमल हैं इनको भी तो कंपनसेट करना ही है ना, तो इसको अगर राउंड ऑफ करके मैं कह सकता हूं 0.25 है ये। तो जब दूसरा ईयर आएगा उसमें भी 365 को तो मैं लूंगा ही लूंगा, प्लस ये जो एक्स्ट्रा 0.25 है उसको अलग से ले लूंगा। तो ऐसे जब मैं 4 सालों के 0.25 0.25 और 0.25 को ऐड करूंगा तो ये एग्जैक्टली मेरा 1 डे के बराबर आ जाता है। तो आप ये समझ लीजिए कि इस एक्स्ट्रा एक दिन को कंपनसेट करने के लिए हमारा लीप ईयर बनाया गया था, और इसी वजह से फरवरी के अंदर 28 नहीं 29 डेज हमारे पास होते हैं। सो दैट इज द रीजन व्हाई यहां पे ऐसा होता है। ठीक है जी, ये बात क्लियर हो गई। तो अब हम कैसे पहचानेंगे कि लीप ईयर है या नहीं है। देखिए यार, हमारे पास क्या होता है कि कोई भी ईयर उठा लो, जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास 2004 है, राइट, और अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूं तो मेरे पास ये आएगा 501 मेरे पास आ जाएगा, क्योंकि ये कंप्लीटली 4 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए इसको मैं क्या कहूंगा, एक लीप ईयर कहूंगा। लेकिन आपको पता है कि इसमें भी एक मतलब एक्सेप्शन है, इसमें भी एक चीज है जो हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी पड़ेगी। जो भी हमारे सेंचुरी ईयर होते हैं, राइट, सेंचुरी ईयर, अब सेंचुरी ईयर कौन से होते हैं बेटा, जो 100 साल के मल्टीपल में होते हैं हमारे पास। एक सेंचुरी 100 साल की होती है हमारी, ठीक है, तो जो उसके मल्टीपल में होते हैं वो कभी भी लीप ईयर नहीं होंगे अगर वो 400 से डिवाइड नहीं होंगे। सो आपको ये बात समझनी होगी कि क्या, आई टेल यू, मैं इसका एग्जांपल देता हूं आपका। जैसे कि देखिए यार, 1800 जो है या 1900 है, ये मेरे क्या है, सेंचुरी ईयर्स हैं, मतलब इसमें 18 इंटू 100 ईयर ये है, तो मतलब ये 100 के मल्टीपल में है ना, तो 1800 और 1900 है। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करना चाहूं तो ये डिवाइड हो जाएगा, देखिए कैसे,
अभी मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ। ये मैंने 4 लिया, आपको पता है 4 4 जा 16 होता है आपके पास, ये 2 0 आ गया, 5 से करूंगा 20 आ गया, कट और 0, तो 450 आ जाएगा इसको आप डिवाइड करके। जैसे आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आप करेंगे सर देखो ये तो 4 से डिवाइड हो गया, तो मतलब ये मेरा लीप ईयर है। लेकिन मैंने क्या कहा कि सेंचुरी जब ईयर होता है तो उसमें एक मतलब कहते हो एजम्पशन है या एक्सेप्शन कह सकते हैं, एक एक्सेप्शन है, वो ये कि अगर वो जो नंबर है आपका 400 से डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि ये 100 का मल्टीपल है ना, इसलिए तो अगर ये 400 से प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है तभी मैं उसको लीप ईयर कहूंगा, नहीं तो नहीं कहूंगा। जैसे कि ये बात तो समझ में आ गई, जैसे 1800 को नहीं कह सकते हम, 1900 को नहीं कह सकते। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं यहां पे 2000 ले लेता हूं, सपोज 2000 ले लेता हूं, तो क्या ये सेंचुरी ईयर है? बिल्कुल, 20 इंटू 100 साल, राइट? तो ये मेरा एक सेंचुरी ईयर है। डन। और इस सेंचुरी ईयर को अगर 4 से डिवाइड करूं तो आराम से हो जाता है, लेकिन अगर मैं 400 से डिवाइड करूं, क्योंकि सेंचुरी ईयर को लीप ईयर कहने के लिए 400 से डिवाइड करना पड़ता है, तो 100% ये बड़े आराम से हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो इस केस में इस सेंचुरी ईयर को मैं लीप ईयर कहूंगा, नहीं तो नहीं कहूंगा। तो आई होप आपको ये जो एजम्पशन है वो समझ में आ गई होगी। तो मतलब ये कि अगर कोई भी सेंचुरी ईयर आता है, उस सेंचुरी ईयर के अंदर आपने ये देखना कि क्या वो 400 से डिवाइड होता है या नहीं होता। अगर हो गया 400 से डिवाइड तो वो लीप ईयर है, वरना लीप ईयर आप उसको नहीं कह सकते हो। आई होप क्लियर, पक्का? तो आगे बढ़े फिर। डन। इसके बाद बेटा जो टर्म हम यूज करते हैं वो डेकेड है। जो हम डेकेड की बात करते हैं उसमें बेसिकली 10 ईयर्स होते हैं, राइट? उसके बाद हमारे पास सेंचुरी, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जो सेंचुरी है उसमें 100 साल मतलब 100 ईयर्स देखे जाते हैं। एक मिलेनियम भी होता है आपके पास, ठीक है, MIEENNIUM, ठीक है, एक मिलेनियम भी होता है। मिलेनियम का मतलब होता है 1000 ईयर्स, 1000 ईयर का एक मिलेनियम जो है वो हमारा माना जाता है। दैट्स इट। इसके साथ बेटा आपका जो टाइम वाला जो यूनिट है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये सब अच्छी तरह समझ में आया होगा कि कौन से यूनिट्स हैं, कैसे यूनिट्स हैं और किस तरह से उसकी हम स्टडी करते आए हैं। गुड। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूं बेटा कि डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स बहुत सिंपल है यार, समझना है बातों को तो आपको आई थिंक अच्छे से क्लियर हो जाएगा, उतनी बड़ी बातें नहीं है। देखिए बच्चा, हमारे पास ना कुल मिला के 7 ऐसे फंडामेंटल यूनिट्स हैं जो किसी और यूनिट पे डिपेंड नहीं करते। पहले तो मैं आपको फंडामेंटल यूनिट बताता हूं कौन से हैं आपके। हम बात करेंगे फंडामेंटल यूनिट, मेंटल यूनिट, और ये मैं ऑलरेडी वैसे आपको बता चुका हूं, कोई मैं नई चीज नहीं बता रहा। मेरी वीडियोस को देखिए आप, पहले आई थिंक फर्स्ट लेक्चर में आपको शायद बता दिया था मैंने फंडामेंटल यूनिट्स कौन से होते हैं। तो 7 फंडामेंटल हमारे पास यूनिट्स होते हैं। कौन कौन से थे? मास, जिसका यूनिट हम लेते हैं केजी, फिर हम लेते हैं लेंथ, ठीक है, जिसको हम मीटर में लेते हैं। टाइम होता है और जिसको हम सेकंड में लेते हैं। उसके बाद करंट, एम्पियर इसका यूनिट होता है। मास, लेंथ, टाइम, करंट। उसके बाद टेम्परेचर, ठीक है, उसको हम केल्विन मतलब के से हम रिप्रेजेंट करते हैं। एंड लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी इन, मैं ठीक कर दूं स्पेलिंग यार, इंटेंसिटी, जिसको हम कैंडेला CD से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, हम CD से रिप्रेजेंट करते हैं। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम मोल से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? तो ये कुल मिला के 7 ऐसे फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। इनके ना स्टैंडर्ड्स हमने रखे हुए हैं और इन्हीं के स्टैंडर्ड्स के कंपैरिजन में बाकी सारे चीजों को मेजर किया जाता है, राइट? तो ये हमारे हैं फंडामेंटल यूनिट्स। और इनके अलावा जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनमें जो यूनिट्स यूज किए जाते हैं वो एक्चुअली में डिराइव्ड यूनिट्स हैं और उनको हम डिराइव कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे 4-5 करके दिखाता हूं तो उसमें आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी मैं बोलना क्या चाहता हूं। और ये क्वेश्चन आपके स्कूल में आ सकता है कि आपको कोई यूनिट दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा यार कि इसको देखो और बताओ कि मतलब ये जो आपका यूनिट है उसको आप फंडामेंटल यूनिट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करिए।
सिंपल से शुरुआत कर रहा हूं। जैसे सबसे पहले मैंने रखा हुआ अपने लिए एरिया, तो एरिया जो होता है वो आपको पता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। लेंथ के लिए हम मीटर का इस्तेमाल करेंगे, ब्रेड्थ के लिए भी मीटर का इस्तेमाल करेंगे। मीटर दोनों क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स हैं। हाँ, एक बात आपको मैंने बताई नहीं कि इसके अलावा दो और कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं, एंगल्स एंड स्टेरेडियंस, वो हमें रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसलिए मैं नहीं लिख रहा। तो मीटर इंटू मीटर को हम मीटर स्क्वायर बोल देते हैं। आप देख सकते हो बेटा कि आपका जो एरिया हमारा जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको मैं उसके लिए जो मैंने यूनिट यहाँ पे लिखा है वो एक्चुअली में बनाया गया है फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प को लेकर। चलिए अब आपको नेक्स्ट बताता हूं बेटा। नेक्स्ट हमारे पास जैसे कि डेंसिटी है। आप बोलेंगे डेंसिटी तो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मैं कहूंगा बिल्कुल सही कहा आपने। अब जहां तक मास की बात है तो उसके लिए केजी है और वॉल्यूम के लिए हम मीटर क्यूब लेते हैं, तो बन गया ना केजी पर मीटर क्यूब। तो ये क्या बन गया आपका डिराइव्ड यूनिट बन गया। कुछ अलग सा बताता हूं आपको मैं, जैसे कि फोर्स की बात करते हैं। चलो फोर्स की बात करते हैं। अब अगर मैं किसी से पूछूंगा ना कि फोर्स का यूनिट क्या है, तो आप बोलेंगे सर फोर्स का जो एसआई यूनिट है ना, अगर मैं एसआई यूनिट पूछता हूं तो आप बताएंगे सर एसआई यूनिट इसका न्यूटन है। लेकिन अगर मैं डिराइव्ड यूनिट्स की बात कर रहा हूं तो डिराइव्ड यूनिट्स का मतलब होता है कि मुझे उसको लिखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स। तो फोर्स जो है वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। सो ये मेरा फॉर्मूला है, ठीक है। जहां तक हम जानते हैं मास के बारे में, मास जो है वो केजी में होता है। एक्सेलरेशन की बात करें तो वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दैट्स अ यूनिट फॉर एक्सेलरेशन। सो देयरफॉर हमारे पास बन जाता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो ये जो मैंने अभी यहां पे लिखा है ये है आपका डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं। इसके अलावा जैसे कि मान लीजिए मैं वर्क के बारे में बात करते हैं। वर्क जो है वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिया जाता है। सो यहां पे जो फोर्स है, राइट, उसके लिए तो मैं ऑलरेडी डिराइव कर ही चुका हूं, तो मैं इसी को लिख देता हूं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो मीटर में ही होता है, सो इसलिए केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। कई लोग बच्चे कहते हैं कि सर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। मैं कहूंगा बिल्कुल लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं है। आप चाहे तो ऐसे कर सकते हो या तो ऐसे रख सकते हो, ठीक है। मोस्ट अप्रोप्रिएट वैसे तो यही होता है कि आप जो भी डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में लेके जाओ, उसकी पावर में आप यहाँ पे माइनस का साइन डाल दीजिए, ठीक हो गया। उसी तरह चलो एक और करा देता हूं बेटा। इसके अलावा हम यहाँ पे पावर की बात कर लेते हैं। पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम होता है। वर्क मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। सो दिस इज केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और नीचे डिनोमिनेटर में टाइम की वजह से एक सेकंड और आएगा, तो ये बन जाएगा केजी मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -3। तो इस तरह से आप अपने ड्राइव यूनिट्स को बना सकते हो, जो कि बहुत सिंपल है। थोड़ा सा प्रैक्टिस और आपको ये अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। आपकी बुक में ऑफ कोर्स बहुत सारे दिए हुए हैं, आप प्रैक्टिस करना। बाकी मैं आपकी एक्सरसाइज जो है सेलिना पब्लिकेशन की वो तो मैं सॉल्व करके डालूंगा ही, वहां से आप इसको और अच्छे से देख सकते हैं। डन। चलिए फाइनली हम आ चुके हैं अपने आखिरी टॉपिक की तरफ, और आखिरी टॉपिक जो है वो है हमारे पास गाइडलाइंस फॉर राइटिंग द यूनिट। ओके, मैं ये भी बता ही देता हूं। सो आप भी बेटा साथ साथ नोट कर ही रहे होंगे, मैं तो होप कर ही रहा हूं। बाकी देखो मर्जी आप लोगों की है, मेरा काम है बताना, ठीक है। सो इसलिए इसको अच्छे से आपने करना है। सो गाइडलाइंस फॉर राइटिंग द यूनिट। तो अब आपने क्या करना है, ओके। सो सबसे पहली बात बेटा जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो आपको बातें समझनी है, वो क्या क्या है। ऑलराइट, सो देखिए सबसे पहली बात हम बात ये करते हैं कि जब हम किसी यूनिट को लिखते हैं तो उसको लिखने का तरीका क्या है। और बहुत सिंपल तरीके से मेरा लिखा गया है कि जब कभी भी हम मीटर लिखते हैं, जैसे मान लो मैंने मीटर लिख दिया, ठीक है। अब ये जो मीटर शब्द है वो किसी साइंटिस्ट का नाम तो नहीं है, इसलिए जब कभी मैं इसका यूनिट लिखूंगा तो एक स्मॉल लेटर एम से उसको लिखूंगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैं न्यूटन लिखता हूं, अच्छा मेरी बात ये भी समझना प्लीज, अगर किसी का यूनिट जो है, अगर किसी का जो यूनिट है वो किसी साइंटिस्ट के नाम पे है, जैसे कि मान लो मैं फोर्स लिख रहा हूं, फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन है, तो अगर मैं पूरा शब्द लिख रहा हूं तो बच्चे हम उसको क्या करेंगे, स्मॉल लेटर से लिखेंगे, जैसे मैंने न्यूटन यहां लिखा है। लेकिन अगर आप उसको सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो उसके लिए आप फिर कैपिटल एन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहां पे कैपिटल यहां पे ये रिप्रेजेंट करता है कि वो किसी साइंटिस्ट के नाम पर है, ठीक है। ओके, सो ये मैंने बता दिया। जैसे कि जूल की अगर मैं बात करता हूं तो जूल जब हम लिखते हैं प्रॉपर
तो वो ऐसे लिखा जाता है, लेकिन जब हम उसको एक सिंबल की फॉर्म में यूज करना चाहते हैं तब हम कैपिटल जे करके उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। सो देखिए यही बहुत मतलब मेन सी बातें हैं, अदरवाइज ज्यादा कुछ है नहीं इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जब भी यूनिट लिखना है किस तरीके से लिखना है। तो इससे पहले अब एक बार मैं जल्दी से आपको एक बार रीकैप कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगी क्या करना है क्या नहीं करना। सो हमने अभी तक जो पढ़ा था या पढ़ा है अभी हमने यहाँ पे, वो है मास के बारे में। ठीक है, शुरुआत मास से हुई थी। तो हमने कहा था कि जो ऐसा यूनिट है मास का वो किलोग्राम होता है, उसके जो सब यूनिट्स होते हैं उसमें मिलीग्राम और ग्राम होता है। आई होप आपने नोट किया होगा। फिर हमने स्टडी किया उसके मल्टीपल यूनिट्स के बारे में, जो क्विंटल होता है और मैट्रिक टन होता है, उसको कैसे लिखा गया और किस तरीके से जाना जाता है कि जैसे क्विंटल है जो हमारा 100 kg होता है और 1 मैट्रिक टन हमारा 10 क्विंटल के बराबर होता है, तो वो हमने लिखा। फिर नॉन मैट्रिक यूनिट है, जो मतलब ये कि अगर मेरे पास कोई भी एटम है या कोई भी एटम या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है और अगर मुझे उनके मासेस को लिखना है तो उस टाइम हम जिस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं उसको एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, एएमयू। और एएमयू क्या होता है, आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा मास ऑफ प्लैनेट को सोलर मास से रिप्रेजेंट किया, टाइम के बारे में हमने बहुत डिटेल में स्टडी किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे था कि लूनर ईयर किसको कहा जाता है, और सबसे बड़ा लूनर मंथ में कौन से हमारे पास कैलेंडर है और कितने डेज उसके अंदर होते हैं, वो मैं सारी बातें आपको डिटेल में यहाँ पे बताई है। एंड तो लीप ईयर जो होता है वो कब हमने कंसिडर करना कब नहीं करना, सेंचुरी जो ईयर होता है उसमें लीप ईयर कब कंसिडर करना उसके बारे में हमने बात करी है। बाकी डेकेड, सेंचुरी, मिलेनियम ये सब पता होना चाहिए। हाँ, मेन है कि आपको ड्राइव यूनिट्स आना चाहिए। ठीक है, ये आपसे 1 मार्कर या 2 मार्कर में पूछ सकते हैं। एंड दैट्स इट। बाकी गाइडलाइंस के अंदर है, बहुत गाइडलाइंस दी हुई है। मेन 2 है हमारी, ये है लिए कि देखो अगर साइंटिस्ट का नाम यूज कर रहे हो, देखिए एक बात आपने ध्यान रखनी है कि अगर साइंटिस्ट का नाम, अगर आप पूरा नाम लिख रहे हो चाहे वो आप साइंटिस्ट का है चाहे नहीं है, तो छोटे अक्षरों में ही लिखना है आपने, सिंपल सी बात। लेकिन अगर आप उसको सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट करना चाहते हो फिर आप देखोगे वो साइंटिस्ट का नाम है कि नहीं है। जैसे मीटर किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है तो स्मॉल एम, बट न्यूटन किसी साइंटिस्ट का नाम है तो कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो बस ये मेन चीजें हैं। बाकी यार जितने बड़े बड़े यूनिट्स होते हैं उनको हम गीगा के फॉर्म में लिखते हैं, मेगा के फॉर्म में, वो इतनी इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगती। तो मैंने आपको जो मेन बात थी वो बता दी और इसके साथ हमारा ये जो पहला चैप्टर है यहाँ पे कवर हो जाता है। वीडियो कैसे लगी ये जरूर बताना, अगर पसंद आई है तभी मैं और ऐसी वीडियोस बनाऊंगा ताकि आप लोगों को मैं सब चीजों को अच्छे से रिवाइज कर सकूं। बाकी जो आपकी एक्सरसाइज है वो मैं सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा। अगर आपने वो जो एक्सरसाइज, सिर्फ एक्सरसाइजेस की बात कर रहा हूं, अगर आपने वो वीडियोस देखनी है तो काइंडली हमारे इस टीम के मेंबर बनिए प्लीज। एंड जो मेंबरशिप का लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जाके क्लिक करके देखिए। अगर आपको पसंद आती है तो ज्वाइन करें, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। बाकी अदरवाइज मैंने सब आपके न्यूमेरिकल सोल्व करके डाले हुए हैं। अब जो डालूंगा वो बस लेटेस्ट बुक के डालने मैंने, दैट्स इट। अदरवाइज मैं वैसे सोल्व करके डाल चुका हूं। ठीक है, बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।